हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने होम मेन्यू के बारे में पढ़ लिया है, इंसर्ट मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फार्मूला मेन्यू। और फार्मूला मेन्यू की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला अवेलेबल हैं। जैसे कि कुछ कॉमन फार्मूले जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तो हमारे को मिलते ही हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर फाइनेंशियल फार्मूले बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें लॉजिकल फार्मूले, टैक्स रिलेटेड फार्मूले हैं, डेट टाइम के फार्मूले हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस के बहुत अच्छे फार्मूले हैं। साथ में ही मैथमेटिकल एंड टेक्नोमेटिकल से रिलेटेड फार्मूले सॉल्व करते हैं। कुछ इंजीनियरिंग के फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप अंदर जाते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग, क्यूब के, इंफॉर्मेशन, कंपेटेबिलिटी एंड सम वेब फार्मूलाज। तो बेसिकली देखिए हमने यहाँ पर फार्मूले करने हैं, नो डाउट, बट ये जो फार्मूले वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा हम लोग अभी पेंडिंग इसलिए रखते हैं क्योंकि फार्मूलों को हम लास्ट में एक साथ सभी फार्मूले वन बाय वन करके कराएंगे। और काफ़ी हद तक, हालांकि वैसे तो इसके अंदर मोर देन 400 फार्मूलाज हैं, लगभग 450 के आसपास फार्मूले इसके अंदर अवेलेबल हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जितने फार्मूले नॉर्मली ज़रूरत पड़ते हैं वो लगभग हम कराएंगे आपको। ओके, तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल फार्मूले का लेकर चलता हूँ कि फार्मूला कैसे दिया जाता है और किस तरीके से हम इसको देते हैं। तो जो ऑटो सम फंक्शंस हैं इसके अंदर आप जाएंगे, हालांकि हम ये पहले होम मेन्यू में कर चुके हैं, बट इफ़ वी से सम, तो सम कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज का, तो ये रेंज आ रही है आपकी, इस रेंज का आप सम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए अगर मैंने कर्सर को थोड़ा ज़्यादा नीचे रखा हुआ है और मेरा सेल नीचे था, तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दो तो यहाँ पर इसका सम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी का एवरेज आपको निकालना है तो आप इसी में एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज ऑफ अबव में यहाँ से जो भी शीट आपकी जितना भी है उसका आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने अभी फार्मूलों को डिस्कस आगे करना है। सबसे पहली चीज़ आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके अंदर आता है आपका नेम मैनेजर वाला सेक्शन। नेम मैनेजर के सेक्शन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज। देखिए मेरे पास एक शीट 2 है यहाँ पर। इस शीट 2 में हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। शीट 2 में हमारे पास यहाँ पर आता है नेम, एज, सैलरी, टीए एंड डेट ऑफ बर्थ। मैं कुछ सेल्स और थोड़े से कम कर रहा हूँ इसके अंदर। जैसे अभी फॉर द टाइमिंग मैं एज वाले कॉलम को आपके यहाँ से होम में जाके और डिलीट कॉलम कर रहा हूँ। यहाँ पे इस कॉलम को भी मैंने हटा दिया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की भी मुझे ज़रूरत अभी नहीं है। सपोज़ यहाँ पर हमने डिलीट कॉलम कर दिया। देखिए अभी कर्सर को मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम नॉर्मली सम करते हैं और मुझे इसका सम करना है, तो मैंने अभी आपको फार्मूले में बताया कि हम फार्मूले में यहाँ से जाके सम कर सकते हैं, या हम बहुत नॉर्मल तरीके से लिखें तो इक्वल्स टू सम और एक ब्रैकेट शुरू करके हम कहते हैं B2 कोलन B9। इसका क्या मतलब है कि B2 से, कोलन का मतलब से है, यहाँ से यहाँ तक, B2 से B9 तक का हम सम करने जा रहे हैं। आप एंटर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके भी कर सकते हैं, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सम ऑफ B2 टू B9 आ जाएगा, बहुत इजीली आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम एवरेज की बात करते हैं, AB एवरेज ब्रैकेट C2 कोलन C9, अगर हम इसकी बात करें कि C2 से C9 तक का एवरेज दे दो तो ये एवरेज भी आ जाएगा आपके पास। तो नॉर्मली तो हम एक रेंज देते हैं और रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया तो ये सबका सम आ गया या एवरेज आ गया। अब गाइस एक छोटी सी बात देखिए, हम कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि इस रेंज को एक नॉर्मल सा एक नेम प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि मैं कहीं पर भी किसी भी शीट में बैठ के अगर इस रेंज को, अब मैं कहीं नीचे बैठ जाता हूँ, काफ़ी नीचे सेल्स पे हूँ, मुझे नहीं याद कि उसकी रेंज क्या थी, या रेंज लेने के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ता है, बजाय इसके हम अगर इसमें इसका नाम दे दें तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन, हम किसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, डिफाइन नेम में गए और नेम में जाके हमने कह दिया डिफाइन नेम, यानी कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ नेम टू द रेंज। हम इस रेंज को एक नाम देने जा रहे हैं
उस नाम के अकॉर्डिंग हम इसे कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे हम कहते हैं डिफाइन नेम, तो मैंने इसका नाम रखा सैलरी। अब सैलरी तो इसका नाम ऑलरेडी है, मैं इसको शॉर्टकट में सैल ले लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया। अब देखिए, अब आपने जब इसको नाम दे दिया, ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं। नेम खाली ये नहीं कि आपने सैलरी को दिया, नेम आप डीए को दे सकते हैं, नेम आप टीए को दे सकते हैं, ठीक है। नेम आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया, इसको हमने डिफाइन नेम में जाके, टीए इसका ऑलरेडी नाम है, मैं डीडी कर देता हूँ। इसका नाम मैंने कुछ चेंज सा किया, ज़रूरी नहीं कि मैं वही नाम रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो इसकी हेडिंग का नाम है। इसी तरीके से टीए में गया और हमने इसको डिफाइन नेम में इसका नाम टीटी कर दिया। ओके। अब देखिए, जब भी कभी आप इसको सम करेंगे, सम और ब्रैकेट, अभी तक आप रेंज देते थे, अब आप इसमें कहते हैं सेल और ब्रैकेट क्लोज, तो ये सैलरी का सम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने सम निकालना है डीडी का, तो डीडी का सम आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम करते हैं सम ऑफ टीटी, तो टीटी का सम आ जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको नाम से कैलकुलेट करा पा रहे हैं इजीली। और इससे बेनिफिट ये रहता है कि आप किसी भी सेल पे नीचे भी जाएं, कहीं पर भी बैठे होंगे, आपने नीचे जाके कहा सम ऑफ सेल, तो आपको वहाँ पर उसका सैलरी का सम मिल जाएगा। वही सम जो हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम है। लेकिन अब हमें रेंज को सिलेक्ट करने नहीं जाना, हम कभी भी कितनी भी दूर से इसको नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, डिफाइन नेम के अंदर एक चीज़ आता है अप्लाई नेम। अप्लाई नेम का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी भी शीट में यहाँ पर फॉर्मूले में B9 दे चुके हैं, यहाँ पर आपका देखिए फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सम ऑफ B2:B9। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले में आपने यहाँ पर एवरेज निकाला हुआ है, एवरेज, और यहाँ पर आपने किया हुआ है C2:C9। और इसी तरीके से आपने टीए में इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आपने मिन निकाला हुआ है और D2:D9 लिखा हुआ है। तो देखिए, अभी आपने क्या दिया हुआ है, अभी आपने इन नामों में फॉर्मूलों की जगह, मतलब नाम की जगह, सॉरी, फॉर्मूले के अंदर नाम की जगह आपने सब में रेंज दे रखी है। अगर मैं डिफाइन नेम में जाके बोलता हूँ अप्लाई नेम, मतलब इसका जो भी नेम हो वो अप्लाई कर दो इस पर, तो जैसे आप अप्लाई नेम करते हैं और सबके लिए ओके कीजिए, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो रेंज थी वो नाम में बदल चुकी है, उसका नाम आ गया सबका, उसने अपने आप ढूंढा कि किस रेंज का नाम क्या था और उसने वहाँ पर नेम को अप्लाई करके दे दिया। दिस इज कॉल्ड डिफाइन नेम। और डिफाइन नेम के अंदर आपने सबको नेम प्रोवाइड करा दिया, अप्लाई और नेम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ इन फार्मूला। यूज़ इन फार्मूले का मतलब किस चीज़ से है? देखिए, अगर सपोज करो मैंने कर्सर को यहाँ पर छोड़ा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ इन फार्मूला में जाके, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल्स टू सम, और अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, तो मैं लिस्ट में यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि इसका क्या नाम था। तो यहाँ लिस्ट में आप देखिए तो आपके पास एक पूरी लिस्ट दिख रही है, और जैसे आप कहते थे सम ऑफ सेल और एंटर प्रेस कर दीजिए, यहीं पे डायरेक्ट आपका सम ऑफ सेल दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं एवरेज, और ब्रैकेट में आपने यहाँ पर जाके कहा कि एवरेज ऑफ डी, एंटर करेंगे तो डी का एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें काउंट या मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं, इसमें मिनिमम कर लेते हैं, और मिनिमम किसका, मैंने कहा टीटी का, एंटर किया तो देखिए वही चीज़ आ रही है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया यूज़ इन फार्मूले में, इन सब नामों का यूज़ फार्मूले के साथ किया। उसके बाद अगर पेस्ट लिस्ट की बात आती है, तो जैसे ही आप फार्मूले में यूज़ इन फार्मूले में जाके पेस्ट नेम्स की पूरी लिस्ट को पेस्ट करते हैं, पेस्ट लिस्ट करेंगे, तो यू कैन सी कि आपके पास ये जो लिस्ट है पूरी बनी हुई डी, सेल और टीए की, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई आती है ऑटोमेटिकली। तो आपको ये बता देगा शीट 2 के C2 से C9 तक का जो फार्मूला है उसका नाम डी है, शीट 2 में B2 से B9 तक के फार्मूले का नाम सेल है, और शीट 2 में एक्सक्यूज मी D2 से D9 तक का नाम टीटी है। तो गाइज इस तरीके से हम इसमें ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पेस्ट लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने से पहले मैं एक बार आपको नेम मैनेजर में एंट्री जरूर दिलाऊंगा। नेम मैनेजर में क्या होता है, देखिए एक्चुअली नेम मैनेजर क्या है, जितने भी आपने यहाँ पर नेम प्रोवाइड किए हैं उनका पूरा
लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा होता है। नेम मैनेजर में जितने भी आपने फॉर्मूले दिए हैं उनकी पूरी लिस्ट बन के आ रही है, किस वैल्यू से लेकर कहाँ तक की वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी, रेफरेंस क्या है सेल का, स्कोप उसका क्या है, पूरी वर्कशीट पे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर इन नामों की लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी नाम आपने दिए हैं उनको डिलीट कर दिया। अब गाइस इसके अंदर हमारे पास नेम मैनेजर में ये हुआ कि नेम जितने भी मैंने बनाए थे वो मैंने सारे हटा दिए। ये तो मैनुअल तरीका था एक एक रेंज को सिलेक्ट करके नाम देने का। ठीक, नाम आप ऐसे में भी दे सकते हैं, नाम आप ऐसे भी दे सकते हैं। ऐसे में आपने नाम दिया, सपोज करो इसको सिलेक्ट किया और डिफाइन नेम में जाके आपने डिफाइन नेम किया एंड यू कैन से दिस इज द सैलरी ऑफ राम। तो राम नाम देके ओके कर दिया। तो जब भी कभी आप यहाँ पर सम करेंगे, सम ऑफ राम, तो राम की सैलरी का सैलरी डी ए का टोटल आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इस रेंज को सेलेक्ट करके उसको एक नाम दे देते हैं और फिर जब भी हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है हम उसका यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, जो नेम मैनेजर है उसे पहले बिल्कुल खाली कर दिया मैंने, बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज को ऑटोमेटिकली कुछ नाम मिल जाएं। तो नेम ऑटोमेटिकली मिलने का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाते हैं, आप कहते हैं टॉप रो लेफ्ट कॉलम। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जिस किसी भी सेल की टॉप रो होती है वो उसकी हेडिंग होती है, वही उसका नाम है। इसी तरीके से लेफ्ट कॉलम का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में आने वाला कॉलम उसका नाम है। जैसे आप ओके करेंगे, आप गौर से देखिए तो ये जो नेम मैनेजर है इसके अंदर सारे नामों की लिस्ट आ गई। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नेम इज़ व्हाट, नेम इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल नेम। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल नेम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी कंप्यूटराइज फाइल के नेम की अगर मैं बात करता हूँ तो रूल ये कहता है कि वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता। ठीक, ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको नाम प्रोवाइड किए, अगर आप गौर से देखें तो जब हम नेम मैनेजर में जाते हैं तो राम कुमार, क्योंकि इसमें गैप था, उसने इसके नाम में राम अंडरस्कोर कुमार कर दिया। श्याम सिंह है तो श्याम के आगे अंडरस्कोर सिंह कर दिया। तो ये नेम मैनेजर की खास बात है कि जब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करता है तो इसके अंदर जब भी नेम्स प्रोवाइड करोगे, अगर वहाँ कोई स्पेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्कोर मेंशन कर देगा। अब बेनिफिट क्या हुआ, इस पूरी रेंज का नाम वो हो गया जो इसका टॉप सेल है, यानी कि सैलरी। इस पूरी रेंज का नाम ऑटोमेटिकली डीए हो गया, इस पूरी रेंज का नाम ऑटोमेटिकली टीए हो गया। सिमिलरली इस पूरी रेंज का नाम क्या हो गया, राम अंडरस्कोर कुमार। तो जब भी कभी अब आपको यहाँ पर सम करना है तो आप पूरा लिखेंगे सैलरी, तो सैलरी का सम आ जाएगा। इसमें आपने कहा एवरेज ऑफ डीए, तो डीए का एवरेज आ गया, या सम करना है तो सम ऑफ डीए, तो डीए का सम आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर सम ऑफ टीए, तो टीए का आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे सामने सम चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, सम ऑफ राम अंडरस्कोर। देखिए जैसे उसका नाम पूरा आ जाता है, आप टैब दबाएं और एंटर कर दें तो ये पूरा नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपने कहा सम ऑफ श्याम सिंह, एंटर, तो श्याम सिंह एंटर करते ही उसका सम हो जाएगा। तो गाइज ये तो था आपका डिफाइन नेम। डिफाइन नेम को आप एक बार दो बार लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप एक बार करके अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो दूसरी बार आपको करने में उसे दिक्कत होती है। तो इस ऑप्शन को आप एक दो बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए मेरा लेक्चर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा लेक्चर को देखें, बार बार देखें, दो बार तीन बार, और इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगी कैसे हो रही है। अब गाइस हम आते हैं फार्मूला ऑडिटिंग वाले सेक्शन पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्मूला ऑडिटिंग? देखिए क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ कैलकुलेशंस को करते हैं। जैसे एक सिंपल वे में मैं बात करता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का रोल क्या होता है? ऑडिटर का रोल है आपके अकाउंट्स को चेक करना। बट अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने सेल्फ ऑडिटर बन सकते हैं, आप अपनी गलतियों को खुद देख सकते हैं, या गलतियों को सही करने का साधन भी इसके अंदर हमारे पास है। हमें पता चल जाता है कि हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। तो सेल्फ ऑडिटिंग के वे में अगर मैं बात करूं तो फार्मूला ऑडिटर हमारे को
एक्सेल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। हम खुद के एडिटर खुद बन सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने यहाँ पर सपोज करो एक फॉर्मूला लिया, इक्वल्स टू B2 प्लस C2 माइनस D2, एक फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक। अब इसमें हमने यहाँ पे कहा B3 प्लस C4 प्लस D3, ठीक है। हमने किसी फॉर्मूले को गलत किया है, सही किया है, ये हमें नहीं पता। इक्वल्स टू B4 प्लस C4 प्लस D3 ऐसे करके, इक्वल्स टू यहाँ पे कहा B5 प्लस C5 प्लस D5 ऐसे कर दिया, इक्वल्स टू B6 प्लस C6 प्लस D6 जैसे है, इक्वल्स टू B7 प्लस C7 प्लस D, या इसको मल्टीप्लाइड बाय D7 डिवाइडेड बाय E7 हमने कुछ किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ एरर भी आया है ना। कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल सही करी और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको रॉन्ग फार्मूला एंटर किया। अब देखिए गाइस, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं किसी फार्मूले को ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू सम और B2 कोलन B9, इसका सम कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से सम किया या एवरेज निकाला, एवरेज C2 कोलन C9 कर दिया हमने, तो ये एवरेज आ गया। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ इसमें कैलकुलेट तो कर सकते हैं। अब बात ये है कि हमें चेक करना है ट्रेस प्रेसिडेंसी की हेल्प से कि ये कैलकुलेशन किस किस को लेकर आई। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये बताता है आपको कि ये फॉर्मूला जो आपने यहाँ पर दिया है दैट इज द सम ऑफ दिस सेल B2, C2 और D2 का सम है। इसी तरीके से हम और नीचे जाते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंस को चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी छोटी सी एक गलती पता चल रही है कि यहाँ पर B3, C3 और D3 आना था, आपने गलती से B3 के साथ C4 को जोड़ दिया है और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगी कि गलती कहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप ट्रेस डिपेंडेंट की बात करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब किस चीज़ से है? ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब देखिए, अगर मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर लेता हूँ और बोलता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है इस वैल्यू के ऊपर कौन कौन से फॉर्मूले डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस वैल्यू के ऊपर ये वाला सामने फार्मूला और ये फार्मूला इस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से आप रिमूव एरो करेंगे तो ये एरो सारे के सारे हट जाएंगे। शो फार्मूला बहुत छोटा सा एक चीज़ है। शो फार्मूले के अंदर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको सभी चीज़ों की कैलकुलेशंस के फार्मूले आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे कि किसका फार्मूला आपने क्या लगाया है और पूरे फार्मूले आपको दिखाई देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड शो फार्मूला। अब बात आती है एरर चेकिंग की। एरर चेकिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़, अगर हम यहाँ पर कोई एरर आता है तो किस वजह से आया, उसमें क्या रीज़न था, या कभी सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने कहा A8 प्लस B8 प्लस C8 ऐसा कुछ किया, हैश वैल्यू हैश डिव स्लैश 0, ये एरर्स हैं। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो देखिए जैसे आपने कहा हैश डिव स्लैश 0, देखो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटराइज फॉर्म। हर पर्सन इस कंप्यूटराइज फॉर्म वाले एरर को ज़रूरी नहीं कि समझ जाए कि मैंने यहाँ क्या गलती करी। इस एरर को देख के उसे स्टेप बाय स्टेप पता लगाना है या गलती चेक करनी है। तो एरर चेकिंग मोड में आप जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन दिखाएगा और साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन भी दे देगा कि ये एरर आपका क्यों आया। देखिए कैलकुलेशन आपकी थी B7 C7 मल्टीप्लाइड बाय D7 डिवाइड बाय E7। द फॉर्मूला और फंक्शन यूज इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल। व्हाट इज द मीनिंग? आप अगर किसी भी फॉर्मूले को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड मैथ्स में जब करते हैं तो दैट बिकम्स इन्फिनेटिव। अब वही बात आती है कि अगर आप यहाँ पर उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो डेफिनेटली इट विल शो योर एरर, ठीक है। अब आप इस चीज़ को या तो आप नेक्स्ट उस पर चले जाएं, अभी फिलहाल अगर आप और गलतियाँ देख रहे हैं कि क्या है, प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसकी हेल्प इन ऑन एरर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको हेल्प भी देगा, ठीक है। शो कैलकुलेशन स्टेप, इस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर मैं इवेल्युएट फार्मूले की बात करता हूँ तो इवेल्युएट फार्मूला आपको स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस को शो करता है कि आपके स्टेप्स क्या रहे। देखो डिबगिंग अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला, इवेल्युएटिंग ईच पार्ट ऑफ द फार्मूला इंडिविजुअली, यानी कि आपके हर पार्ट को इंडिविजुअली चेक करेगा
कौन सी चीज़ आपने कौन सी वैल्यू कहाँ से पिक करी, उसकी क्या वैल्यू थी, अगर वो सही है तो ठीक है, गलत है तो वहाँ पे आप अपनी गलती को स्टेप बाय स्टेप में पकड़ सकते हैं। तो जैसे आप इवेल्युएट फार्मूला पे जाते हैं तो यू कैन से, देखिए B7 की वैल्यू इवेल्युएट करता है तो कहता है B7 की वैल्यू ये थी। इसी तरीके से C7 की वैल्यू ये थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। D7 की वैल्यू ये थी। अब देखिए अगर मैं बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग भी चलूँ तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इवेल्युएट किया तो यहाँ पर आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब प्लस पहले नहीं होता क्योंकि पहले डिवाइड आएगा। डिवाइड को हम जैसे इवेल्युएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर उसने कहा इसकी वैल्यू है 0, और किसी भी वैल्यू को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इवेल्युएट करते समय दैट गिव्स यू अ एरर, #div/0। अब जब किसी एरर के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ो, घटाओ, है ना, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एरर। तो ये स्टेप्स आपको बता देगा कि आपने गलती कहाँ पर करी। अब आप अपनी गलती को सुधारिए, स्टेप बाय स्टेप देख लिया आपने कहा E7 के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए एरर दिया, अगर कोई वैल्यू होती तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आंसर दे देता। इसी तरीके से हैश वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पर जब आप इस येलो एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी क्लिक करते हैं तो दैट शोज यू एरर इन वैल्यू क्या है, हेल्प ऑन दिस एरर, कैलकुलेट स्टेप। तो ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है यू आर एडिंग नेम विद नंबर। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेम और नंबर जब जुड़ेंगे, इवेल्युएट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एरर आएगा। उस गलती को भी आप सुधार सकते हैं। आपने कहा ओ सॉरी मैंने इसका सेल नंबर गलत दे दिया और सेल नंबर गलत देने की वजह से ये एरर आ गया, यानी कि यहाँ पर A8 नहीं होना था, यहाँ पर B8, C8 और D8 होना था, और आपने गलती से इसको A से शुरू कर दिया। देखिए अब गलती सुधरी तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑडिटिंग। अब बात आती है वॉच विंडो। ये वॉच विंडो क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक ऑडिटर आता है, अकाउंट्स आपने बनाए, एक ऑडिटर आपके पास विजिट करता है, और ऑडिटर विजिट करने के बाद आपसे ये कहता है कि मैं आपके अकाउंट्स चेक कर रहा हूँ, और वो चेक करके चला गया और आपकी गलतियों को कुछ मार्किंग देकर चला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स आपने, ऑडिटर ने क्या किया, आपकी गलतियों को मार्क किया और कहता है कि वॉच विंडो में डाल के चला गया कि ये चीज़ें आपको वॉच करनी है कि इसमें मुझे थोड़े से प्रॉब्लम लगी, एरर लगे। तो देखिए जैसे आपका ये फॉर्मूला था, सपोज करो आपने यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट किया, ठीक है, आपका जो ऑडिटर होता है वो ट्रेस प्रेसिडेंट करता है, उसने देखा हो देयर इज़ एन एरर, ये प्रॉब्लम है, ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो यहाँ पर बजाय, ऑडिटर का काम कभी ठीक करना नहीं होता, ऑडिटर हमेशा मार्किंग करता है कि यहाँ पर चेक कीजिए आपने ये फार्मूला क्यों दिया, क्या वजह थी जो आपने इस फार्मूले को ऐसा लगाया। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉच विंडो में जाएंगे और वॉच विंडो में जाके इस चीज़ को ऐड वॉच विंडो में डाल के ऐड करा के छोड़ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप दूसरे फार्मूले पे जाते हैं, वहाँ पर आपने ट्रेस प्रेसिडेंट किया, ठीक है, आपको लगता है ये भी गलत है, तो यहाँ पर आपने वॉच विंडो में जाके इसको भी, सॉरी यहाँ पर वॉच विंडो को ऑन करता हूँ, वॉच विंडो में से भी ऐड करा दिया, ऐड और चला गया। अब सपोज करो, ठीक है, ऑडिटर अपना काम करता, अपना रोल ख़त्म किया ऑडिटर ने, वो चला गया। नेक्स्ट डे आप आते हैं, आपने देखा कि कल ऑडिटर ऑडिट करने आए थे और उसने कहाँ पर चेंजेस किए हैं, क्या क्या चेंजेस ऑडिटर ने किए हैं, यू वांट टू सी, या क्या क्या उसने मेरी गलतियाँ पकड़ी, इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं। तो आप सिंपली जाएं वॉच विंडो में, आप देखते हैं ऑडिटर आपकी 2 गलतियों को मार्क करके गया हुआ है, किस सेल में है उसने बता दिया। जैसे ही आप इस सेल पे डबल क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देता है इस सेल में आपने गलती करी है, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये ओके है, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें जानबूझ के आपने जो कैलकुलेशन है वो जानबूझ के करी है, इसमें कुछ ऐसा था जिसमें आपको इस तरीके से करना था, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने गलती करी है और आपको नहीं पता चली तो यू हैव टू चेक इट। तो देखिए जब आप इस सेल पे जाते हैं, आपने चेक किया कि इसमें क्या गलती है, आपने इसकी गलती को पकड़ा, B3 C3, आपने कहा ओ सॉरी मैंने यहाँ पर 3 देना था, गलती से 4 टाइप कर दिया, और एंटर कर देते हैं, आपकी गलती सुधर जाएगी। अब आपने जो गलती सुधार ली उसको वॉच विंडो से डिलीट कर दीजिए कि ये गलती मैं सुधार चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट उस पर देखते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आपने कहा इसमें भी कुछ गलती है, आपने कहा इसमें क्या गलती हुई, B4 C4 एंड देयर शुड बी D4 नॉट D3, ये भी आपने गलती सुधारी, एंटर, और इसको भी डिलीट वॉच करके चले गए। दैट मीन्स
जितनी वॉच विंडो के अंदर वैल्यूज़ होती है उनको आप टाइम टू टाइम वॉच करके और हटा सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द रोल ऑफ वॉच विंडो। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑप्शंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑप्शन? कैलकुलेशन ऑप्शन आपके लिए क्या कर रहा है? देखिए, कैलकुलेशन दो तरीके से मेनली होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। जब हम डेटा की बात करेंगे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट द डेटा टेबल, तो ये अभी बात की बात है, बट अभी हम ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात करेंगे। कैलकुलेशन दो तरीके से होती है। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक का मतलब है अगर इस सैलरी की डीए की वैल्यू में सपोज कुछ भी चेंजेस होते हैं, दैट विल शो यू कि आपने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए। अब आपने ज़रा सी वैल्यू को चेंज किया, एंटर किया, तो दोनों वैल्यूज़ आपकी बदल जाएंगी। तो दिस इज द ऑटोमेटिक चेंज। बट व्हेन वी से मैनुअल चेंजेस, तो मैनुअल चेंजेस का मतलब क्या होता है? मैनुअल चेंजेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट ना तो यहाँ आया ना यहाँ। इसमें क्या होगा? ये मैनुअल चेंजेस जो होते हैं इनको आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, तो आप इसमें कहते हैं कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट शीट पे। अभी मैं इन दोनों का भी डिफरेंस आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल तो आप यहाँ पर चाहे कैलकुलेट नाउ करेंगे तब भी वो चेंजेस आएगा, और अगर आपने इसको कैलकुलेट शीट किया तब भी चेंजेस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। क्या होता है? देखिए, आपने यहाँ पर जो सम किया हुआ है या यहाँ पर ये जो सम किया है ये सेम शीट पे किया हुआ है, ठीक है? इस रेंज का B2 से B9 तक की शीट का सम आपने इसके नीचे किया है। देखिए, आपको पता है 290383 ये सम आ रहा है। मैं एक नई टेबल पे चला गया, सबसे लास्ट या इसके बाद शीट 1 के बाद 3 पे आ, 2 के बाद 3 पे आ गया। यहाँ पर सपोज करो मैंने कहा इक्वल्स टू सम। अब आपको रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस देने के लिए आप लिखते हैं, देखिए मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा सेल को बड़ा करके लिखता हूँ, आपको थोड़ा दिखेगा भी, बहुत इजीली आपको दिखना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस शीट का है। देखिए जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू सम शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसमें आपने कहा B2 कोलन B9, B2 से B9 तक का सम हो गया। वही वैल्यू आ रही है 290383, सेम वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिल रही है 290383। अब गाइस गौर कीजिएगा, अगर मैंने राम कुमार की सैलरी 28,000 करी, ठीक है, और फॉर्मूले में कैलकुलेशन टाइप आपका कैसा है? मैनुअल। अब देखिए ना तो यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ा, 290383 आंसर है, यहाँ पर भी बिल्कुल 290383 ही आंसर है। बट अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कैलकुलेट शीट करते हैं तो सिमिलर शीट पे इसका इफेक्ट आएगा। सेम शीट पे इफेक्ट आया, क्या दूसरी शीट पे इफेक्ट पड़ा? देखो यहाँ पर 300383 हो गया, बट यहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये करंट शीट पे इफेक्ट डालता है, मतलब मैनुअली किए गए चेंजेस का इफेक्ट ओनली करंट शीट पे पड़ता है, ठीक। बट इफ़ वी से कैलकुलेट नाउ, तो कैलकुलेट नाउ का असर यहाँ तो होता ही होता है, आपका दूसरी शीट पे भी उसका इफेक्ट आता है। आप दोबारा चेंज करके देखिए, आपने इसे 38,000 किया, क्या हुआ? ना तो यहाँ कुछ चेंज हुआ अभी, ना यहाँ। लेकिन अगर आप कैलकुलेट नाउ बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे 310383 हो गया, यहाँ पर भी 310383। कैलकुलेट शीट और कैलकुलेट नाउ में यही डिफरेंस है। ओके गाइस, तो आज हमने जो सीखा वो ऑप्शन सीखे, डिफाइन नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन। तीनों पार्ट हमने अपने फार्मूला के करे हैं। फार्मूले मैंने आपको कहा है, अभी आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सेल में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बहुत सारे फार्मूले कराने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आप पहले एक्सेल पे मेन्यू वाइज काम करना सीखिए। एक्सेल के मेन्यूज़ जितने अच्छे आपको आ जाएंगे उस हिसाब से फिर आप फार्मूलों पे जब आप काम करेंगे लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी डालिए और पूछिए, मेरे से क्वेश्चंस भी पुटअप कीजिए कि सर ये चीज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर कमिंग।